छब्बीस अक्टूबर 2023 मनोहर लाल के लिए यह तारीख अहम है। आज उन्होंने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे किए हैं। आज उन्होंने अपनी उपलब्धियों का न केवल समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया, बल्कि दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। दोस्तों, अब से पहले हम यह समझ रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैलियों में उमड़ रही भीड़ मनोहर लाल को लोकप्रियता के मामले में उनसे पीछे छोड़ देगी, लेकिन जो फीडबैक हमें मिला उस फीडबैक के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अभी भी मनोहर लाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भारी पड़ रहे हैं। हमारे फीडबैक के अनुसार 28% लोग एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल को दोबारा सत्ता में देखना चाह रहे हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 26% लोगों की पसंद है। बड़ी बात यह है कि 46% लोग अन्य के पक्ष में हैं। वह न भूपेंद्र हुड्डा को चाहते हैं और न ही मनोहर लाल को अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इस अन्य में हम आपको बताते हैं, जिस अन्य के बारे में जिन पर हमने चर्चा की है, अनिल विज भी हैं, राव इंद्रजीत सिंह भी हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, रणदीप सुरजेवाला भी है, दुष्यंत चौटाला भी है, कृष्णपाल गुर्जर भी है, ओपी धनखड़ भी है, कैप्टन अजय सिंह यादव भी है, और भी कई नाम हैं जिनको हमने शामिल किया है। लेकिन लोकप्रियता के मामले में मनोहर लाल व भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सबसे आगे चल रहे हैं। निष्कर्ष यह भी निकल कर आया कि मनोहर लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अधिक लोग पसंद कर सकते थे यदि लोगों के अनुसार इनमें थोड़ी सी कमियां नहीं होती। मनोहर लाल का नेगेटिव पक्ष यह गया है कि उनका व्यवहार लोगों को हड़काने वाला बनता जा रहा है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के थोड़ा पीछे रहने का कारण है जातिगत आधार पर उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर दिए गए उनके बार बार बदले गए बयान। लोकप्रियता में नंबर 1 पर चल रहे मनोहर लाल को भी अपना स्वभाव नरम करना होगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अपनी जुबान पर थोड़ा नियंत्रण करना होगा। हम एक बात यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की लोकप्रियता का आंकड़ा कुछ और बढ़ सकता था, लेकिन ऐसे कई लोग मिले जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से तो नाराज नहीं है, लेकिन उनके कार्यालय को संभाल रहे कुछ लोगों से उनकी व्यक्तिगत नाराजगी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 9 वर्ष के कार्यकाल पर बात करने से पहले थोड़ी सी अपनी बात। मेरा अभिवादन व इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील स्वीकार करें। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। अब मुद्दे पर आते हैं। जब आपको लोगों की राय बताई है तो हम अपनी राय से भी आपको अवगत करवाते हैं। एक एक करके मनोहर सरकार की उन उपलब्धियों की चर्चा करते हैं जिनको बड़ी उपलब्धियों के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। हमने हर एक योजना के बारे में लोगों से बात की। इस आधार पर हम आपको एक एक करके सभी योजनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। सबसे पहले पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 27 लाख परिवारों को जो राशन दिया जा रहा है उसकी बात करते हैं। 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति प्रति परिवार। ये योजना अच्छी है, लोकप्रियता का स्तर बढ़ा रही है, लेकिन यह कोई उपाय नहीं है। लोगों को मुफ्त अनाज देने की बजाय रोजगार देने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। यही तर्क व न्याय संगत व्यवस्था होगी। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिया जाना अच्छा है, इससे पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन परिवार पहचान पत्र की खामियां अभी भी बरकरार है। ये ठीक है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी धरातल पर और अधिक काम करने की जरूरत है। आयुष्मान भारत व चिरायु के तहत मुफ्त इलाज अच्छा कदम है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको लेकर के ऑपरेशन उतने रुपए में नहीं हो सकता जितना आयुष्मान योजना में निर्धारित किया हुआ है। डॉक्टर ऐसे लोगों का इलाज करने से बच रहे हैं। अब नल से जल की योजना की बात करें तो ये योजना प्रचार अधिक लगती है। जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश घरों में पहले से ही नल लगे हुए थे। संभव है अधिकारियों ने कागजों का पेट भरने के लिए इन नलों को रेगुलराइज दिखा दिया हो। अगर इसकी सूची कभी सार्वजनिक की जाए तो बहुत बड़ी खामी सामने आएगी। यह जांच का विषय है, क्योंकि हर घर नल तो हम देखते हैं बहुत सालों से लगे हुए हैं। सरकार का दावा है कि 5752 गांव में 24 घंटे बिजली देने का प्रबंध कर दिया गया है। मनोहर सरकार का यह दावा निश्चित रूप से सही भी है और दमदार भी है। 24 घंटे न सही तो 22 घंटे तो कम से कम बिजली मिल ही रही होगी। और यह ऐसी पहल है, गांवों में बिजली देने की चिंता मनोहर लाल से पहले इतनी गंभीरता से किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की। इस मामले में मनोहर को मेरिट के अंक दिए जाने चाहिए और हम अपनी ओर से भी उन्हें मेरिट के अंक दे रहे हैं। बिजली व्यवस्था गांव में बहुत बेहतर ढंग से की गई है।
पीएम किसान योजना के तहत 19,50,000 किसानों के खाते में 4,645 करोड़ का अनुदान देना बिल्कुल सही बात है। स्वामित्व योजना के तहत गांव में लाल डोरा के अंदर परिवारों को माली का हक देना भी सही है, लेकिन इस योजना में बहुत सारी खामियां हैं, अभी भी इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। रही बात नौकरियों में पारदर्शिता के दावे की, तो इस मामले में ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में काफ़ी हद तक सरकार का दावा सही प्रतीत होता है। हालांकि बाद में दूसरे माध्यमों से दी गई अस्थायी नौकरियों में भेदभाव के सवाल उठते रहे हैं। सरकार की ऑनलाइन तबादला नीति की तारीफ अधिक हो रही है, आलोचना कम है। करप्शन कम करने की दिशा में प्रदेश के मुखिया मनोहर ने सार्थक पहल तो की है, लेकिन पोर्टल की खामियां अभी दूर करने की सख्त जरूरत है। बात करते हैं यासी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की। यह कंपनी सरकार की बदनामी का बड़ा कारण बन रही थी। इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने में सरकार ने बहुत लंबा समय लगाया। इससे बदनामी के छींटे मनोहर सरकार पर पड़े। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, अब सरकार ने अपने इस कदम को सही कर लिया है और 9 साल पूरे होते होते यासी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके सरकार ने एक अच्छी पहल की है। बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर मनोहर सरकार खरीद नहीं कर पाई। हालांकि कांग्रेस सरकार की तुलना में मनोहर सरकार की खरीद का आंकड़ा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब बात करते हैं पूरी फसल खरीदने की, तो इस मामले में सरकार बैकफुट पर है। भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से इसकी भरपाई करने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह प्रयास उतना नहीं हुआ जिस स्तर पर किया जाना चाहिए था। एमएसपी की तुलना में किसानों को थोड़ा बहुत नुकसान अभी भी झेलना पड़ रहा है। अब 2 विषयों पर और बात करते हैं। CLU का विषय हमने अधिक इसलिए नहीं छेड़ा है क्योंकि इस मामले में अभी और अध्ययन की ज़रूरत है, लेकिन जितनी जानकारी मिली उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी भी अधिकारियों का ही शिकंजा CLU सिस्टम पर बना हुआ है। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, अच्छा कदम है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बेहद जटिल है। मनोहर लाल को खुद इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा, प्रबुद्ध लोगों से राय लेनी होगी और उन लोगों का भला भी करना होगा जो लोग अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के दौरान लाभ नहीं ले पाएंगे। पढ़ी लिखी पंचायतें मनोहर सरकार की देन है। न खर्ची न पर्ची के दावों पर अब कुछ सवाल उठने लगे। पूर्व में इस दावे में अधिक दम नहीं था। कानून व्यवस्था के लिहाज से डायल 112 और जन शिकायतों के निवारण में CM विंडो भी सराहनीय पहल है। CM विंडो के माध्यम से हजारों लोगों की शिकायतों का निवारण हो रहा है, ये सही बात है। अधिकारी CM विंडो पर जाने वाली शिकायतों को लेकर थोड़ा डरने लगे हैं। अफसरशाही में इसे लेकर जरूर डर का माहौल है। NCR में मेट्रो का जाल बिछाने के सरकार के दावों में कोई दम नहीं है, क्योंकि अभी योजना तैयार की गई है। कांग्रेस के समय गुरुग्राम जैसे शहरों में जितना मेट्रो लाइन बिछाने का काम हुआ था, उतना मनोहर सरकार में नहीं हो पाया है। रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम को नमो भारत नाम दे दिया गया है, लेकिन अभी 1 इंच पटरी हरियाणा के क्षेत्र में नहीं बिछाई जा सकी है। अभी इसका ट्रैक छोटा किया जा रहा है, धारवेड़ा तक किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में RRTS का काम तेज गति पकड़ चुका है। पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के 17 किलोमीटर हिस्से का उद्घाटन भी कर दिया है, लेकिन हरियाणा में अभी इसकी सुगबुगाहट भी शुरू नहीं हुई है। हम जातिवाद के पक्षधर नहीं है, मगर एक सज्जन ने हमें लिखा है, वह हूबहू आपको सुना रहे हैं। सज्जन का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल की तुलना की जाए तो भूपेंद्र हुड्डा जाट समुदाय के बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं तथा जाट तबका उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। इनका तर्क है कि मनोहर लाल की मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी गैर जाट वर्ग के लिए हुई थी, गैर जाट वर्ग के लिए एक उम्मीद थी, लेकिन मनोहर लाल खुद को बड़े नेता के रूप में स्थापित नहीं कर पाए। बंसीलाल को विकास पुरुष कहने वालों की कमी आज भी नहीं है, लेकिन अग्रिम पायदान पर मनोहर लाल हैं। चौधरी बंसीलाल और भूपेंद्र हुड्डा के बाद भजनलाल को सबसे अच्छा CM मानने वाले भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर लोकप्रियता के मामले में मनोहर हुड्डा के बीच झीना सा अंतर है। जो भी सही दिशा पकड़ेगा वही हरियाणा पर राज करेगा, लेकिन यह पब्लिक ओपिनियन की बात हो रही है। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जो पार्टी सत्ता में आएगी और उस पार्टी का हाई कमान उस व्यक्ति को चाहेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तभी CM बनेंगे जब हाई कमान उन्हें चाहेगा और उनकी पार्टी बहुमत में आएगी। इसी तरह मनोहर लाल तीसरी बार तब CM बनेंगे जब उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी और भाजपा हाईकमान उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहेगा। दौड़ बहुत निकट की है, देखते हैं आने वाले समय में
क्या होता है 9 वर्ष पूरे होने पर। हमारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हार्दिक बधाई।